हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव कर लिए थे, अब सब्जेक्टिव, यहाँ देखिए विषय निष्ठ, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्टिव, ठीक ना। गणित का कर रहे हैं, इसका भी 40 पूर्णांक है और इसमें भी 1.5 घंटा समय रहेगा। आपको बनाना है या आप यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। गणित में अपने शब्द नहीं होता है नॉर्मली, अपने शब्दों में मतलब आप आराम से बनाइए, होता है अपना शब्द, मतलब आपको रट करके नहीं जवाब देना है, आप अपने ढंग से उत्तर लिखिए। कितना प्रश्न का जवाब देना है? किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और मैं 5 प्रश्न का आपको सिखाने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बनाने सिखा रहा हूं, इसलिए मैं सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा, ठीक ना। नंबर 1 है, यदि HCF ऑफ इतना एंड इतना इज इतना, तो LCM ऑफ इतना एंड इतना ज्ञात कीजिए ना। यानी क्या कर रहा है, HCF कितना है, HCF क्या क्या चीज का, 600, 657 और 306 का कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। मतलब ये दोनों डिजिट का, ये दोनों नंबर का जो HCF है वो कितना है, 9 है। LCM लघुत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ है, यही दोनों का कितना दिया हुआ है, वो कहता है ज्ञात कीजिए, नहीं दिया हुआ है कुछ वाट। तो एक सूत्र होता है कि दो संख्या का HCF गुना LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। कोई दिक्कत? तो दोनों संख्या क्या है, एक 657 और एक 306, और एक का HCF कितना है, 9। HCF कितना है, 9। LCM निकालने हैं, LCM नहीं मालूम है, लेकिन दोनों संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्या क्या क्या है, एक संख्या है 657 और दूसरा संख्या कितना है, 306। तब सरल कर देना है, LCM बराबर कितना हो जाएगा, 657 गुना 306 और बटे कितना हो जाएगा, 9। 9 से कटा देंगे, कटेगा तो हाँ 9 सॉरी 9, ये तो 9 आएगा, ये 9 है ना, ये 9 यहां बैठ जाएगा तो कट जाएगा। ये कितना कटेगा, 9 तिया 27, 3 बचा 36 बचेगा, 9 चौके 36, यानी 657 गुना 34 गुना करके जितना आएगा उत्तर लिख देना है कि दोनों संख्या का LCM इतना होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद जिसकी शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतना इतना है। योग तो कितना है, 4 और गुणनफल कितना है, 1। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र ही होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल प्लस इंटू x, इंटू शून्यकों का योगफल इंटू x, शून्यकों का योगफल इंटू, अब फिर होता है प्लस शून्यकों का गुणनफल। सूत्र ये होता है, क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योगफल गुना x, फिर होता है प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र ही होता है बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, 4 इंटू x हो जाएगा ना होगा, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 1 हो जाएगा। बस यही हो गया द्विघात बहुपद, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में कौन B समकोण है। कोई त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, ABC, इसमें कौन B ठो समकोण है, अर्थात समकोण के पास क्या ले लेंगे, B। तब A और C कहीं होगा, इसको A ले लेते हैं, इसको C लेते हैं, इसको A इसको C भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कहता है AB बराबर BC, AB और BC क्या है, बराबर है, यानी कि ये ठो भुजा और ये ठो भुजा क्या है, बराबर है। इसमें AB बराबर BC है। तब क्या करना है, सिद्ध कीजिए AC² बराबर 2AB², ये सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो बनाते हैं, प्रमाण लिख देंगे, प्रमाण और बनाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा दाढ़ स्क्वायर ना, AC² बराबर AB² प्लस BC², ये जानते हैं कि नहीं। आगे बढ़ जाएंगे,
AC स्क्वायर रहने देते हैं। अब AB और BC एक ही है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है AB बराबर BC ना, तो BC के जगह AB रख सकते हैं, AB के जगह BC रखते हैं। हमारा मन था कि हमको AB दो ठो लाना है, तो AB को AB रहने ही देते हैं और BC की जगह क्या कर देंगे, AB रख देंगे, AB पर स्क्वायर, तो 2 AB स्क्वायर नहीं हो जाएगा, अर्थात AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर। हो गया प्रूव। बिंदुओं इतना तथा इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। जैसे दो बिंदु रहता है, इसका अगर निर्देशांक x1 y1 है इंटू इस बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है, तो दूरी बराबर सूत्र होता है, दूरी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट। कोई दिक्कत? तो x1 की जगह क्या यहाँ है a कोमा b, और यहाँ क्या है माइनस a कोमा माइनस b, तो सूत्र लगाते हैं x1 अर्थात a माइनस x2 जगह क्या लगा देंगे माइनस a, जैसे माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस b माइनस यहाँ माइनस b, जैसे माइनस b आएंगे डबल माइनस हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अर्थात 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर पर रूट, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस ये हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, क्या कर रहा है मान निकालिए, तो सब डिग्री का मान रख देंगे और सरल कर देंगे, भिन्नता जोड़ घटा हो जाएगा ना। 2 गुना tan 45 कितना होता है 1 और स्क्वायर कर देंगे प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2 स्क्वायर कर देंगे माइनस कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 भी यहाँ पे होता है, कॉस 60 साइन 30 दोनों क्या होता है हाफ होता है ना, होता है हाँ सर। तो ये दोनों क्या होगा घट के 0 हो जाएगा, अर्थात 2 हो गया उत्तर। सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। जैसे ये वृत्त है ना, वो बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, यहां भी स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो इसकी लंबाइयां क्या होती है बराबर होती है। ये सिद्ध करना है, लंबाइयां क्या होती है बराबर होती है। तो मान लिए माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला क्या है एक वृत्त है, जिसमें 2 स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु P से खींची गई। एक बिंदु P ले लिए और एक बिंदु यहां स्पर्श रेखा का Q नाम दे देते हैं स्पर्श बिंदु का और R देते हैं। इसमें बनाएंगे कैसे, क्या लिखेंगे, माना कि क्योंकि नाम नहीं दिया केंद्र, वृत्त का केंद्र बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, तो कौन सा वृत्त, तो O केंद्र, माना कि O केंद्र का एक वृत्त है और क्या क्या है बाह्य बिंदु P से PQ और PR 2 स्पर्श रेखा खींची गई ना। बाह्य बिंदु P से क्या खींचे हम PQ और PR, ये दोनों क्या किए हैं 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, अर्थात PQ बराबर PR, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है PQ बराबर PR। तो प्रमाण करने के लिए आप रचना भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दोनों मेथड से बन सकता है। छोटा मोटा प्रमाण है, रचना की कोई जरूरत नहीं है, प्रमाण स्टार्ट कर सकते हैं, रचना कर दो माने मन। इसको स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को जोड़ दो, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को जोड़ दो और O को बाह्य बिंदु P से मिला दो, कोई दिक्कत, हमको सिद्ध करना है ये बराबर ही है, ये सिद्ध करना है। तो हमने इसी को रचना में लिखते हैं, जो जो करना पड़ता है प्रमाण करने के लिए उसको क्या बोलते हैं रचना बोलते हैं। अगर हम चाहते हैं रचना के रूप में तो एक लाइन जोड़ देते हैं रचना, क्या करते हैं रचना, हमने क्या किया O को, किसको O को बिंदुओं कौन बिंदुओं P Q और R से मिलाया, तीनों से मिला दिए, O को यानी के P से मिला दिए, Q से मिला दिए और R से मिला, इसी का नाम है रचना। प्रमाण लिखेंगे त्रिभुज इतना तथा इतना में, प्रमाण में क्या करेंगे आप इस दोनों को क्या देंगे सर्वांग सम दिखा देंगे, ठीक ना। त्रिभुज P
PQO तथा त्रिभुज PRO में, ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा बराबर होगा, उभयनिष्ठ है। फिर इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? बराबर होते है ना। तो ये और ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना, होगा। उसके बाद ये कोण और ये कोण क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। तो इसलिए लिखेंगे कोण PQO, एक पेन एक कलर दिख रहा है जी, बराबर कोण PRO। क्यों? तो एक थ्योरम लिख देंगे, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या लंब होती है। इसलिए दोनों बराबर है, इसलिए ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। उसके साथ क्या लिख देंगे? QO बराबर RO। ये क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या। ये दोनों बराबर भुजा क्यों ले ली? क्योंकि एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्या है। यहाँ लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए बराबर हो गया। और क्या लिखेंगे? PO बराबर PO। क्यों? PO बराबर PO, क्यों? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तब देखिए किसी दो त्रिभुज में आप याद कीजिए, थ्योरम सब याद करते चलिए। अगर त्रिभुज समकोण हो जाए और सामने का कर्ण बराबर हो जाए, समकोण हो जाए और कर्ण बराबर हो जाए, एक अन्य भुजा बराबर, देखिए समकोण भी दोनों त्रिभुज था, इसका भी कर्ण यही, इसका भी यही कर्ण, दोनों का कर्ण भी बराबर हुआ। तो इस केस में और एक अन्य भुजा, इसका ये भुजा ये भुजा, इसका ये भुजा ये भुजा बराबर हो गया, तो इसको कहते हैं RHS कसौटी। क्या कहते हैं? राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, मतलब राइट एंगल दोनों है, दोनों का हाइपोटेनियस एक ही है, एक तो साइड बराबर है। इस कसौटी का नाम है RHS कसौटी। तो क्या लिखेंगे कि इसलिए यहां मैं लिख देता हूं, इसलिए त्रिभुज PQR सर्वांगसम, क्या हो गया? सर्वांगसम त्रिभुज PRO, PRO हो गया। चलिए PQO ये त्रिभुज होगा ना, होगा PQO। देखिए यहां क्या किया हम, ये भुजा से तुलना कभी नहीं हुआ, इसको हमको सिद्ध करना है ना, इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कि दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसका भुजा लिए और त्रिज्या वाला ले लिए, इसमें भी ये इसका दोस्त ये हो जाएगा और त्रिज्या वाला दोस्त है, ये दोनों बराबर है। और ये दोनों, इसका ये कर्ण इसका ये कर्ण है, बात बुझे ना। संगत रूप में लिखना पड़ता है। और संगत कैसे होता है पढ़े होंगे आप लोग तो समझे होंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे तो इसके लिए क्लास वाला वीडियो देखना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। चलिए संगत यहां लिखना पड़ती है, बड़ा सावधानी रखना पड़ता है। P का संगत कौन है, Q का संगत कौन है, R का संगत कौन है इस त्रिभुज में, और उसको संगत के रूप में लिखना पड़ता है, ठीक ना। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। किस कसौटी से? RHS कसौटी से। इसलिए लिख देंगे, इसीलिए इसका ये भुजा यानी कि PQ बराबर हो जाएगा इसका ये भुजा यानी कि PR। यही तो प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, तो सही कैट हुआ 16। 20 बल्ब का समूह है, उसमें खराब कितना है, तो सही कितना है? इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला गया, मतलब अपने इच्छानुसार हम एक तो निकाल लिए। तब कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। तो देखिए नंबर 1 बनाते हैं, खराब बल्ब की प्रायिकता। तो टोटल खराब कितना है? खराब 4 बल्ब है, तो 4 हो जाएगा। अब बट्टे क्या होता है? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो सभी संभावना का परिणाम कितना है? टोटल बल्ब 20 है, उसमें घटना के अनुकूल यानी खराब होने के अनुकूल 4 था, और सभी संभव कितना है? 20, यानी कट क्या हो जाएगा? 1/5 आंसर। दूसरा नंबर, यह बल्ब खराब नहीं है, यह बल्ब खराब नहीं है, कॉमा देख लीजिए, की प्रायिकता। इसकी प्रायिकता फिर क्या होगा? तो खराब नहीं वाला अनुकूल कितना होगा? तो 20 में 4 तो खराब है, तो खराब नहीं वाला क्या है? 16 है। तो घटना का अनुकूल 16 और सभी संभव कितना टोटल बल्ब है? 20 है, अर्थात 4 चौके 4 पंचे यानी कि 4/5। इसका आंसर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं।
सेक्शन बी में है 3 गुना 5, मतलब निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, मात्र 5 प्रश्न का उत्तर देना है। और मैं इसे बना रहा हूं, टोटल क्वेश्चन बना दे रहा हूं, ठीक ना, आपको नॉलेज के लिए। आपको सब बनाना चाहिए, चाहे परीक्षा में कौन तो पूछेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q1 4q + 3 के रूप में होता है। तो यहां मान लेंगे प्रश्नानुसार भागफल कितना है, भाज्य कितना है, आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा यहाँ जरा सा, भागफल शेष होता है ना। तो इसको भाजक देखिए बेटा, इसको भी कट कर देना। तो भाजक क्या होता है, भाजक यहां क्या है, 4 है। भाजक क्या है, वह लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार भाजक बराबर 4। इसलिए r यानी कि रिमाइंडर का संभावित मान कितना कितना होगा, वो होगा 3 2 0 सॉरी 1 0 2, ये हो गया। अब लिखेंगे, इसलिए पूर्णांक बराबर, उस पूर्णांक को कितने रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कि 4q + 3 लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, या 4q + 2 लिख सकते हैं, या 4q + 1 लिख सकते हैं, या 4q + 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। पूर्णांक को 4 रूप में लिख सकते हैं। अब हम यहां बताएंगे, क्योंकि q कोई पूर्णांक है, यहां लिखा हुआ है q क्या है, पूर्णांक है। किसी भी पूर्णांक को सम संख्या से गुणा करने के बाद सम संख्या प्राप्त होता है। किसी भी पूर्णांक को सम संख्या से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, हाँ, यहां लिखेंगे, भाषा में ही प्रमाण होगा। हम जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक को सम संख्या से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होता है। किसी भी पूर्णांक को सम संख्या से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सम संख्या। इसलिए 4q क्या है, 4q सम संख्या है, क्योंकि q क्या था, q कोई पूर्णांक है और उसको 4 से गुणा करें सम संख्या, तो 4q क्या दिख गया, सम संख्या ना। अब हम कहेंगे, हम जानते हैं कि 2 सम संख्या का योगफल सम संख्या होता है और 1 सम संख्या 1 विषम संख्या का योगफल विषम संख्या होता है। तो ये बात यहां लिखना है, ठीक ना। क्या लिखेंगे कि नीचे लिखना है, आप लोग कॉपी में फ्रेश से नीचे लिखिएगा, मैं यहां बोल देता हूं। यहां लिखना है, हम जानते हैं कि सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर क्या होता है, सम संख्या। एवं और क्या जानते हैं, सम संख्या प्लस विषम संख्या अगर रहेगा तब क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो अब यहां इससे मूल्यांकन करिएगा, उसके नीचे लिखिएगा, अतः ये क्या होगा, सम और विषम क्या हो जाएगा, विषम संख्या। अतः 4q + 3 विषम का रूप है एवं 4q + 1 विषम का रूप है। ये भी सम और विषम ना हो गया, और यहाँ तक सम हो गया तो ये सम हो जाएगा, ये भी सम हो गया तो सम हो जाएगा। लिखेंगे अतः 4q + 3 एवं 4q + 1 विषम संख्या का रूप है। अब देखिए ये क्वेश्चन है 8 नंबर, जिसको समझ में आता है, मेरा थ्योरी का वीडियो बना हुआ है, उसको देख लीजिएगा, आप समझ में आएगा, क्योंकि वहां कई क्वेश्चन इस तरह उदाहरण दे के बताया हूं। समीकरण युग्म इतना और इतना को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये दोनों को किस विधि से हल करना है, तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे समीकरण 1 से 2x - y = 2, और यहां लिखिए समीकरण 2 से, क्या है समीकरण 2, 4x - y = 4। इसमें x और y को फ्री कर दीजिए, किसी एक को फ्री कर दीजिए। 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2 + y, खाली x बराबर क्या आ जाएगा, 2 + y/2। एक बॉक्स बना लेना है, इसका रूल है इस तरह बनाने का। इसमें जितना घर ले सकते हैं 3-4 ठो ले लीजिएगा, और इसमें 4x बराबर क्या आ जाएगा, 4 + y, खाली x बराबर क्या आ जाएगा, 4 + y/2।
4। यहां भी क्या करेंगे, 2 बॉक्स बना देंगे। अब इसमें x का मान और y का मान रखिए कि y अपने मन से रखना है, सरल करके जो निकलेगा वो x कहलाएगा। y का क्या रखेंगे, जैसे हम 0 रख देते हैं, तो जैसे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 0 2, 2/2 1। फिर इसका मान हम 2 रखते हैं, y का मान 2 रखते हैं, x कितना निकल जाएगा, 2 दूनी 4/2 2। फिर इसका हम अपने मन से कुछ रखते हैं, 5 रख देते हैं, 5 रख देते हैं, चारों रख सकते हैं, 4 रख देते हैं, तो 4 2 6 को 2 से भाग दीजिए, 3 हो गया। बस ये कोऑर्डिनेट अब ग्राफ कॉपी पर लेकर के इसका ग्राफ खिंचा देगा, एक सरल रेखा बन जाएगा, ठीक ना। इसमें भी क्या रखेंगे, x और y का मान अपने मन से रखते हैं, कुछ रखिए, 0 रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 4/4 1। फिर अपने मन से 2 रखिए, क्या हो जाएगा, 6/2 6/2, तो 6/2 हो जाएगा आपका थोड़ा दशमलव में, तो टेंशन नहीं है, हम 4 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 4 4 8/4 कितना हो जाएगा, 2। फिर -4 ले लेंगे, क्या देखा था, -4 लेंगे, 0 हो जाएगा, 0/4 आता है 0 हो गया। अब तो सिंपल आया। अब हम ग्राफ कॉपी खोलेंगे, ग्राफ पेज खोलेंगे और वहां कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे ग्राफ पेज रहता ही है, रहता है ना। तो यहां हम ऐसे करके x अक्ष y अक्ष खींच देते हैं, इसको x कहते हैं, x डैश, y कहते हैं y डैश। यहाँ मूल बिंदु से उसमें तो ग्राफ में बना हुआ रहता है, 1 2 3 4 ऐसे करके ले लेंगे। इधर भी 1 2 3, वहां तो घर बना हुआ रहता है ना, घर बना रहता है, -1 -2 -3 -1 -2 -3 ऐसे चलेगा। अब देखिए y का मैक्सिमम मान माइनस में कितना, -4, और x का मैक्सिमम में कुछ है ही नहीं, तो y का -4 है, तो इसको थोड़ा सा नीचे तक ले जाते हैं हम लोग, क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे तक ले जाएंगे, इसको यहां तक ले आते हैं। अब यहां तो -4 होगा, अब खींचेंगे 1 0, x का 1 y का 0, x का 1 y का 0 मतलब y तरफ जाना ही नहीं, ये बिंदु एक प्राप्त हो गया। कलर में बदल लूं थोड़ा सा, x का 0 y का, x का 2 y का 2, x का 2 यहां आ जाएगा, y का 2 यहां आ जाएगा, यहां मोटा मोटी आ रहा है। फिर x का 3 y का 4, तो x का 3 y का 4 ऊपर चढ़ जाएगा, मोटा मोटा यहाँ आ जाएगा। देखिए जब हम इसको खींचने जाएंगे तो एक सरल रेखा नहीं प्राप्त होगा, बस हो गया। ये इसको लिख देंगे, कहां से आया ये, समीकरण 1, समीकरण 1 लिख देंगे। फिर दूसरा खींचते हैं, x 1 y 0, x का 1 तो y का 0 मतलब कहीं जाना ही नहीं, ये बिंदु रह जाएगा। x का 2 y का 4, x का 2 y का 4, अर्थात x का 2 y का 4 है, यहाँ आ जाना है। फिर x का 0 y का -4, x का 0 y का -4 मतलब मोटा मोटी यहाँ आ जाएगा। और जब इसको हम खींचने जाएंगे, एक बिंदु तो यही था, इसको जब खींचने जाएंगे इस तरह हो जाएगा, दोनों कहाँ कट गया, इसका कटा ना, इसको लिख देंगे समीकरण 2 से, लिखेंगे अतः x बराबर इस जगह कितना है 1 और y बराबर कितना है, कुछ नहीं है, 0 है, तो 0, ये दोनों उत्तर हो गया। ये नीचे में लिख देना है, समझ में आया, ठीक। क्वेश्चन क्या कहता है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि A31 बराबर वाट, जिसका 11वां पद इतना है, यानी कि A11 बराबर 38 दिया हुआ है और A16 बराबर कितना दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है, और निकालना क्या है 31। तो A31 निकालने के लिए सूत्र जानते हैं हम लोग, A + 31 - 1 गुना D, तो A चाहिए D चाहिए AD, इन दोनों से निकल जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इस तरह, चूंकि A11 बराबर कितना दिया हुआ है 38, यानी कि इसको हम कह सकते हैं A + 11 - 1 गुना D बराबर कितने दिया हुआ है 38। A + 10D बराबर कितना दिया हुआ है 38। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः हमारे पास कितना है A16, कितना है A16 है 73, यानी कि A + 16 - 1 × D बराबर कितना है 73, यानी कि A + 15D = अब समीकरण 2। ये दोनों को अब दो चर वाले रेखिक समीकरण दिखने लगा, वहां x y रहता था, यहाँ AD है, AD के पद हम सरल करके हम AD निकाल लेंगे। देखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 घटाओ 2 से, जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं, आपको नीचे लिखते चलना है। तो A + 10D = 38,
और यहाँ है a प्लस 15d बराबर 73। घटा दीजिए, माइनस 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 सब हो जाएगा, ये घट के 0 हो गया अर्थात 10 में माइनस 5d हो गया और ये बच जाएगा माइनस 35। खाली d बराबर माइनस 35 बटे माइनस 5 माइनस खत्म 5 7 35, यानी ए डी का मान कितना निकल गया 7। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, किसी पर रख देते हैं, इधर भी बना देता हूं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक हमारा क्या है a प्लस 10 गुना डी का मान कितना निकला 7 बराबर कितना हो जाएगा 38, यानी कि a बराबर हो जाएगा 10 से 70 उधर घट जाएगा 38 माइनस 70, ए घट के कितना बचा माइनस 32। अब लिखेंगे, अब क्या निकालना है हमको, ए भी मालूम हो गया और डी भी मालूम हो गया, निकालना क्या है 31 लिखेंगे, इसलिए a 31 बराबर a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है माइनस 32 प्लस ए घट के कितना बचा 30 गुना डी, डी का मान कितना है 7, यानी कि माइनस 32 प्लस 200 घट के कितना बचेगा 182 हो गया आंसर। हाँ तो ये घट के 182 गलत बोला था हम लोग, ये घट के बचेगा 178 बचेगा, ठीक ना, अरे जोड़ घटाओ ये तो अपना देख लेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना है। तो देखो सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू, देखो साइक्लिक प्रोसेस में चलना है, ठीक ना, जैसे 1 2 3 है, इधर से चलना है ऐसे करके, कैसे चलना है जैसे x1 हम ले लेंगे, ठीक ना, तो y वाला जो लेंगे 1 लिए ना तो 2 और 3 लेंगे, y2 माइनस y3 प्लस, अब x1 लिया अब x2 ला लो, x2 और 2 जैसे ले लिए तब y कौन लेंगे 3 y3 माइनस y1 फिर प्लस 2 ले लिए, अब x3 ला लो, जैसे 3 ले लिए तो अब क्या लेंगे y वाला y1 माइनस y2, ठीक। अब इस सब का क्या करेंगे मान रख देंगे, क्या करेंगे सबका मान रख देंगे, हाफ इंटू x1 कितना है x1 ये है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 कितना है x1 है 1 इंटू y2 6 माइनस y3 माइनस 5 यानी प्लस 5 हो गया ना, फिर प्लस x2 कितना है माइनस 4 इंटू y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 यानी कि -5 माइनस -1 अर्थात प्लस x3 कितना है -3 इंटू y1 माइनस y1 माइनस y2 यानी कि -1 माइनस 6। अब इसको आगे लेके आगे बढ़ेंगे, ये हो गया 6 5 11 1 11 ना, हाँ सर, और ये हो जाएगा -4 और -4 गुना हो जाएगा, -4 गुना होगा कितना हो जाएगा प्लस 16 और ये हो जाएगा -7 गुना -3 प्लस 21 और ये सब जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा, हाफ गुना 48 यानी कि हो गया 24, और क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई लिख देंगे, केवल यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है तो वर्ग इकाई कर देंगे, इस प्रकार ही खत्म हो गया। अब इसमें चलिए देखिए यहाँ एल, इससे पुराना हमको ये चीज LHS लेके आगे बढ़ जाते हैं। LHS हमारे पास क्या है साइन ए प्लस कौशेक ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ है कौश ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देना और कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आगे क्या हो जाएगा, अब यहां देखते हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिल गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर होता है 1, इसको 1 कर देते हैं। ये साइन और कोसेक है दोनों अपोजिट है, अपोजिट जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्यों क्योंकि साइन होता है p/h और कोसेक होता है h/p, तो ये खत्म हो जाता है 1 बार में अर्थात 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1,
यहां भी देखिए कॉस और शेक उल्टा है ना, ये होता है b बाय एच और ये होता है h बाय बी, ये भी कट के 1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ भी 2 बच जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर मिलके 1 हो गया, ये भी 2 हो गया, प्लस बच गया क्या चीज यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा बच गया, प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, 2 बच गया, और यहाँ है सेक स्क्वायर ए। फिर देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए मिलकर के 1 हो गया, फॉर्मूला ही होता है, ये अपोजिट था इसलिए गुना होके 1 हो जाएगा, 2 बच गया, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर सॉरी ए है, कोसेक स्क्वायर ए लिख दिए, फिर ये तो मिलके 1 ही हुआ था, यहां भी कॉस ए और शेक ए मिलकर के क्या हो जाएगा 1, क्योंकि गुना में जब ये अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को गुना करते हैं तो वो 1 हो जाता है, तो ये 2 हो गया, सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अब एक सूत्र पढ़ोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम सीधे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और एक पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो खाली सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, और इधर हो गया हमारा 2 2 4 5 5 प्लस इसके जगह क्या लिख देंगे हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये दो तो इधर चला गया, ये सेक स्क्वायर है, ये इसके जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, क्या लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब क्या दिख रहा है 5 1 6 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही कहा होगा, देखिए ये है ना, तो हो गया प्रूफ। 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो त्रिज्या नाप लेना है 6 cm स्केल से और ऐसे करके वृत्त खींच देना है, त्रिज्या कितना लेना है 6 cm। आगे कहता है केंद्र से 10 cm दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा कीजिए, केंद्र से 10 cm दूर, तो यहां से 10 cm किधर आपको स्केल रख करके 10 cm दूर एक रेखा खंड खींच देना है, ठीक ना। उसके बाद यहां से स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, इसका रूल है, इसको लंबसम जैसे डेढ़ सुई ऐसे रहता ऐसे ऐसे करके काट देना है, इधर से भी ऐसे ऐसे काट देना है, ये दोनों कटेगा, इसको जैसे ही मिलाएंगे यहाँ केंद्र प्राप्त होगा, इस केंद्र को मान करके ऐसे करके एक वृत्त बना देना है, तो वृत्त इसको जहां काटा इसी बिंदु को इस बिंदु से जोड़ देंगे, स्पर्श रेखा बन जाएंगे, फिर इस बिंदु को इस बिंदु से जोड़ देंगे, स्पर्श रेखा बन जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ खाली 10 cm लिख देंगे। चलिए एक घड़ी को मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 cm है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो घड़ी आप लोग देखे ही है, इसमें मिनट की सुई बहुत लंबी सुई होती है ना, तो 5 मिनट में, जैसे ये 12 पर अगर है तो 1 पर आते आते कितना मिनट हो जाता है 5 मिनट, और इस तरह इसमें 12 ठो कॉलम रहता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 360 को 12 टुकड़ा कर दीजिए 30 डिग्री, यानी कि 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बन जाएगा 30 डिग्री, और ये सुई की लंबाई कितना दिया हुआ है 14 cm, तो कहता है जो क्षेत्र बना इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये कौन सा क्षेत्र बन जाता है त्रिज्यीय खंड, क्या बन जाता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 बटे 360 22 बटे 7 गुना आर स्क्वायर, यानी 14 गुना 14, खत्म, 3 से 12 बार में ना, 7 दूनी 14, 2 से 6 बार में काट देगा, 2 तिया 2 11 14 11 गुना कर देना है, 14 का 14 की 4 14 का 15 बटे 3, इतना cm स्क्वायर, कोई दिक्कत। द्विघात समीकरण इतना का नंबर 1 कहता है विविक्त कर ज्ञात करें, मूल की प्रकृति बताइए, यदि अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमारा समीकरण क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 ना, यानी कि a बराबर कितना है 4 है, b बराबर कितना है -4√3 है, c बराबर कितना है 3, और नंबर ए क्या निकालना है डी निकालना है। विविध कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ना, तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, बी का मान कितना है -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुना ए का मान 4 गुना सी का मान 3, ये हो जाएगा माइनस तो प्लस बन जाएगा, 4 को 16 दिया
48 माइनस 4 को 48 घट के कितना हुआ 0। और जब d होता है d इक्वल टू 0 जब हो जाता है, लिखेंगे मूल तो अस्तित्व में है ये है, लेकिन दोनों बराबर मूल प्राप्त होगा ना। मूल वास्तविक है अर्थात 2 नंबर का उत्तर मूल की प्रकृति, तो बी नंबर लिखेंगे। चूंकि d बराबर 0 इसलिए अर्थात नहीं लिखेंगे, अर्थात d जो है ये क्या है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया ना। अतः मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक। प्रकृति वो काल्पनिक है, वास्तविक। मूल कैसा हो गया, वास्तविक है। इन्हें वास्तविक है अवास्तविक, वास्तविक हो गया। अब कहता है यदि अस्तित्व हो उन्हें ज्ञात करें। जब वास्तविक होता है तो वो अस्तित्व में होता है। तो अब मूल ज्ञात करेंगे, तो सी नंबर लिखेंगे। मूल बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाय 2a, अर्थात माइनस b का मान कितना है -4 रूट 3 प्लस माइनस d का मान कितना आया 0 बटे 2a का मान कितना है 4, अर्थात -2 प्लस हो जाएगा, प्लस तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, प्लस माइनस 0 बटे 8, अर्थात मूल बराबर 4 रूट 3 प्लस 0 बटे 8 कोमा 4 रूट 3 माइनस 0 बटे 8। तो 0 प्लस माइनस का कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना, तो 4 हटा दो, एक लाइन हटा के लिख दो, 4 रूट 3 बटे 8 हो जाएगा, और कोमा वो भी हो जाएगा 4 रूट 3 बटे 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अर्थात हो गया 4 रूट 3 बटे 2 कोमा रूट 3 बटे 2। दोनों मूल बराबर निकला ना। मैं कंडीशन भी बताया था, यदि मूल 0 के बराबर हो जाए तो मूल तो वास्तविक होगा ही होगा, लेकिन दोनों मूल बराबर भी होता है, तो दोनों बराबर आ गया। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कह रहा है कि जैसे ये त्रिभुज है, कहता है इसमें एक भुजा के समांतर ये एक भुजा ले लेते हैं, एक भुजा के समांतर, तो समांतर नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है, लेकिन कहता है अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो तब ऊपर में समांतर खींचना होगा, तब तो अन्य दो भुजा भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। कर दिया, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के समांतर एक रेखा एल खींचा, जो ए बी को एक बिंदु डी पर और एसी को एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। कर दिया प्रतिच्छेद, तब कहता है उन्हें समान अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, यही सिद्ध करना है ना। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार चित्र बनाए, या माना कि प्रश्नानुसार नहीं लिखेगा, माना कि ए बी सी एक क्या है त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज का नाम नहीं दिया था, त्रिभुज है जिसमें बीसी के समांतर किसको खींच दिया, एल खींचा, जो ए बी को डी पर तथा एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। लिख देंगे, तब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, यही सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रचना एक ठो कर देंगे। रचना क्या करेंगे कि बी को ई से मिला देंगे, सी को डी से मिला देंगे, और क्या करेंगे डी से सिलसिलम डाल देंगे ए पर, डी एन डाल दिए, ई से भी सिलसिलम डाल देंगे, इसका नाम ई एम रख दिए। बस ये बात रचना हम लिख देंगे, जो कि रचना में क्या क्या किए, डी को सी से तथा बी को ई से मिला दी, और क्या किए डी एन सिलसिलम डाला किस पर, ए ई पर, तथा ई एम सिलसिलम किस पर डाला, एडी पर, ई एम सिलसिलम डाला किसके ऊपर, एडी पर डाला। ये रचना हमने किया अपने मन से। अब सिद्ध क्या करना है, ये चीज सिद्ध करना है ना। तो लिखेंगे कैसे तो अब आगे क्या करेंगे, सिर्फ वहां तक हो गया। आगे लिखेंगे त्रिभुज
ए डी ई का क्षेत्रफल, किस त्रिभुज का? इस त्रिभुज का। और किसको आधार मानेंगे? इसमें आधार मान लेंगे एडी को, तो यहां लिख देंगे ए डी को आधार लेते हुए। अब बटे कर देना है, बटे त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल डी ई बी का क्षेत्रफल, आधार इसमें इसको लेना है, ठीक ना? त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, आधार फिर किसको लेंगे? डीबी, डीबी को आधार लेते हुए, तो क्या हो जाएगा? हाफ गुना आधार इसमें किसको ले रहे हैं? एडी को, तो एडी हो जाएगा। और जो आधार रहता है उस पर शीर्ष से लंब गिरेगा, यहां देखिए इसके सामने वाला शीर्ष ये है, इससे लंब गिरा है, अर्थात हो जाएगा ई एम गुना ई बटे हाफ गुना आधार, माने हाफ क्या हो जाएगा? डी बी गुना शीर्षलंब। अब देखिए इस त्रिभुज के लिए भी शीर्षलंब यही होगा, बहिर्शीर्षलंब होगा। देखिए यहाँ इस तरह आप लोग पढ़े होंगे, छठा सातवां आठवां सब में पढ़े होंगे, ऐसे ऐसे करके त्रिभुज अगर रहा है शीर्षलंब कैसे गिराते हैं? बहिर्शीर्षलंब होता है ना, उसी तरह इस त्रिभुज को गौर से देखिए, इसके लिए बहिर्शीर्षलंब बनेगा ना, तो ई एम बहिर्शीर्षलंब है, ठीक ना? ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अर्थात हो गया ए डी बटे डी। इसी प्रकार, क्योंकि क्वेश्चन बताने में बहुत समय हो जाएगा इसलिए हम आगे बनाते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज, कौन त्रिभुज? इसी का क्षेत्रफल लेंगे, इस बार इधर का आधार ले लेंगे, ठीक ना? त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, किसको आधार लेंगे इस बार? ए ई को आधार लेते हुए, बटे त्रिभुज, इस त्रिभुज को लीजिए इस बार, इस त्रिभुज को ई सी डी का क्षेत्रफल, ई सी डी का क्षेत्रफल, किसको आधार लेंगे? ईसी को, ईसी को आधार लेते हुए, तो इसका क्या हो जाएगा? हाफ गुना, यही त्रिभुज है, आधार इस बार खाली इसको लेना है, ए ई गुना, जब ये आधार लेंगे शीर्षलंब कौन ठोका लाएगा? डी एन, डी एन होगा ना, बटे हाफ गुना आधार इसका ये ठो लिए है ईसी, ईसी गुना शीर्षलंब कौन होगा? इसी पर शीर्षलंब, ये बहिर्शीर्षलंब हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए ये ठो क्या आ जाएगा? बहिर्शीर्षलंब, यानी कि डी एन। यहां भी ये खत्म, ये खत्म, ए ई बटे ई सी। अब यहां दो लाइन लिखना है, क्या दो लाइन लिखना है? इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। लिखिएगा समीकरण 1 और 2 में का एलएचएस में हम स्पष्ट देखते हैं दोनों का अंश एक ही है ना? इसमें भी एडीई का क्षेत्रफल है, दूसरे में भी एडीई का क्षेत्रफल, अंश एक ही है। और हर में क्या है? ये इस प्रकार का है, इतना सा भाग में बना हुआ इधर का त्रिभुज है और इसी भाग पर बना हुआ इधर का त्रिभुज है ना? ये त्रिभुज है किसमें? हर में। ये बात लिखेंगे, अंश समीकरण 1 और 2 में एलएचएस में, यानी कि बायां पक्ष का अंश एक ही है, और हर क्या है? हर एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ त्रिभुज है, एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ त्रिभुज है, और इसका क्षेत्रफल बराबर होता है। 9th क्लास के प्रमेय में पढ़े होंगे कि एक ही आधार पर बने दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो इसीलिए हर भी दोनों का एक ही है, अतः एलएचएस समान है, इसलिए आरएचएस भी समान होगा। दो लाइन वो भाषा जो मैं बोला वो लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? फिर मैं भाषा बताता हूं, दो लाइन जो आपको लिखना है समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष में अंश एक ही है और हर पूर्व प्रमेय से एक ही होगा, इतना लिख सकते हैं, इसीलिए आरएचएस भी बराबर होगा। शॉर्ट तरीका हो गया लिखने का, पूर्व प्रमेय खाली लिख दीजिएगा, या तो प्रमेय अगर याद है तो भी दिक्कत नहीं है, प्रमेय में बोल देता हूं। एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। चलिए, अगर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, इसका मतलब कोई भवन है, जमीन पर भवन रहता है, भवन है, और भवन का ऊंचाई कितना है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यहां शिखर से एक केवल टावर तो बहुत बड़ा होता है, बगल में कहीं जमीन पर कोई टावर होगा, ये टावर खड़ा कर देते हैं, केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अर्थात इसके शिखर का, इस कपाड़ का उन्नयन कोण, यहाँ का उन्नयन कोण इस जगह बनेगा, इससे कितना डिग्री बनता है? 60 डिग्री बनता है। और इसके पाद का अवनमन कोण, इसका जो टावर है इसका पाद कोण होता है, ये होता है, अब पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है, अर्थात ये यहां
बहुत 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये तो फिगर बना दिए थे, थोड़ा सा कुछ त्रुटि आ गया था। अब यहाँ क्या सब चीज बोल देते, दिमाग से उतर गया। इस त्रिभुज में क्या लगा देंगे हम लोग, tan 45 डिग्री लगा देंगे, ठीक ना। त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, tan 45। tan 45 जैसे लगाएंगे ये बटे ये हो जाएगा, यानी कि tan 45 बराबर हो जाएगा 7 बटे AC होगा ना, ये बटे ये। tan 45 क्या होता है 1, 7 बटे AC, यानी कि AC कितना निकल गया, AC का AC 7 मीटर, ये भी 7 मीटर हो गया। तो BE कितना हो जाएगा, BE भी 7 मीटर हो जाएगा ना, क्योंकि देख नहीं रहे हैं, एक ही आयत का भुजा हो गया, सम्मुख भुजा हो गया। अब इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज BED में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज BED में क्या लगा देंगे, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा DE बटे BE, क्या हो जाएगा DE बटे BE। अब BE का मान कितना है 7, tan 60 डिग्री कितना होता है √3 बराबर DE बटे 7, खाली D बराबर कितना 7√3, D बराबर कितना निकल गया 7√3 मीटर। तो इस प्रकार ये 7√3 मीटर हो गया, और यहां तक कितना है 7 मीटर। तो दोनों जोड़ देंगे, टावर का ऊंचाई ना हो जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए टावर, वो इंग्लिश में टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा 7√3 + 7, बस इतना मीटर आंसर दीजिए, या को ज्यादा से 7 कॉमन निकाल लिए, √3 + 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, पानी पीने वाला एक गिलास, तो पानी पीने वाला गिलास कैसा होता है, इस तरह का होता है गिलास। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ऊंचा कितना है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, छिन्नक के आकार है, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 14 और 2 है। तो ये कितना होगा व्यास 14, त्रिज्या कितना हो जाएगा 7, ये व्यास कितना है 2 cm, त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 cm है। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात करें। गिलास छिन्नक के आकार का है, तो छिन्नक या गिलास की धारिता लिखेगा, गिलास की धारिता, यहां धारिता आयतन को कह रहे हैं, किसको कहते हैं आयतन। कैसे धारिता तो निकलता है, आयतन को cm³ में निकाल के 1000 से भाग दे दीजिए तो वो निकल जाएगा किसमें लीटर में, वो शुद्ध धारिता हुआ। लेकिन आयतन भी निकल के छोड़ा जाता है, व्यवहारिक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। लेकिन धारिता रियल में अगर निकालते हैं तो लीटर में निकालना चाहिए। तब आयतन को cm³ में निकालिए और उसको 1000 से भाग दे दीजिए, तब वो निकल जाएगा लीटर में, वो हुआ शुद्ध धारिता। बात बुझे ना। ऐसे हम आयतन पहले लिख देते हैं, क्यों मैं गलत करूं। गिलास का क्या निकालेंगे, गिलास का आयतन 1/3 पाई इंटू r1 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 प्लस r2 स्क्वायर इंटू h होता है। चिन्ह का आयतन बराबर यही होता है 1/3 22/7 r1 स्क्वायर। r1 कितना है, किसी को 1 मानिए, इसको 1 मानिए, इसको 2 मान लीजिए ना। 7 पर स्क्वायर प्लस 7 गुना 1 प्लस 1 पर स्क्वायर इंटू h। h कितना है 14। अब देखिए कितना हो जाएगा 7 49 49 और 7 56 56 57 कितना हो गया ये 57। 1/3 गुना 22 7 गुना 7 गुना 7 दूनी 14, ये हो गया कितना, और कटेगा कोई, हाँ कटेगा 19 22 कितना होगा हो गया इतना cm³ ग्लास का आयतन हो गया। इसलिए धारिता बराबर क्या होता है, आयतन किसमें cm³ में, आयतन किसमें cm³ बटे 1000 इतना लीटर हो जाएगा। हाँ, और आयतन cm³ में कितना निकला है 836 cm³ बाय इतना, अर्थात 0.836 लीटर। ये हो गया शुद्ध धारिता। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ते हैं कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। सबसे पहले इसको हम लोग क्या है क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर में बदल देते हैं। वर्ग अंतराल कितना कितना है 100 से 150, 150 से 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। कोई दिक्कत। अब बोलिए 100 से 150 कितना है
4 12 बता कितने 4 150 200 200 250 250 300 300 350। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। वर्ग अंतराल का योग बटे 2 को वर्ग चिन्ह कहते हैं ना। ये फ्रीक्वेंसी है, बराबरता की इंग्लिश क्या था, फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसका संकेत एफआई दिया जाता है, ठीक ना। और इसको बोलते हैं एक्सआई, वर्ग चिन्ह को क्या बोलते हैं, एक्सआई। एक्सआई के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, कितना हो जाएगा 125 ना होगा। इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 175। इसका कितना हो जाएगा 225। इसका कितना हो जाएगा 275। इसका कितना होगा 325। अब डबल मेथड, ट्रिपल मेथड होता है, ठीक ना। एक होता है कल्पित माध्य विधि, एक होता है पग विचलन विधि, एक होता है सीधा विधि, ठीक ना। समयाभाव है, तीनों विधि नहीं बता पाऊंगा। सीधा मेथड ये है, दोनों को गुना करते चलो, एफ आई और एक्स आई को क्या करना है, गुना करना। 125 चौके कितना हो जाएगा 500। 175 पंचे 25 25 हासिल 2 7 5 35 35 2 37 के 7 हासिल 3 5 के 5 3 8। फिर इससे गुना कीजिए, 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6 12 दूने 24 36 के 0 हासिल 3 12 24 3 2700 हो गया। फिर इसको गुना कीजिए, 275 2 दूनी 400 5 550 ये ना जी गुना कर देना तुम लोग भी। 3 600 650 हो गया। अब सबको जोड़ देना है, सबको क्या करना है, जोड़ देना है। और यहां लिखाएगा क्या चीज, यहां लिखाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब वह एफ आई एक्स आई का योगफल। सिग्मा का अर्थ यहाँ क्या हो रहा है, योगफल। तो सबका जोड़ दो, सब जोड़ के कितना आ जाएगा, जितना भी आएगा। और इसको जोड़ो को बच्चा रहे, इसको एफ आई, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई। सब जोड़ो, 2 2 4 12 4 16 16 5 21 4 25। और ये जोड़ के कितना आया, बराबर सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई, कितना हुआ गुना कर जोड़ के, नहीं तक अभी तक जोड़ा है, बटे सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई का मान कितना निकला 5275 बटे एफ आई का कितना निकला 25। 25 से भाग देंगे, 25 दूनी 50 2 बचा 75 25 से 25 में 2 बचा 25 से 25 अर्थात 211 हो गया आंसर, ठीक ना। माध्य कितना निकला 211। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, ठीक ना। एक तो होता है पग विचलन विधि, एक तो होता है कल्पित माध्य विधि। 3 विधि होता है, उसको हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे बाद में, अभी वीडियो नहीं बनाया इसका। तो बच्चों इस प्रकार सब क्वेश्चन में एक एक करके बता दिया, इसको देख के अभ्यास कर लेना है। क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जितने भी सेट अभी आएंगे, 3 सेट हो चाहे 5 सेट हो, उस सेट से आपके एग्जामिनेशन में बोर्ड में ज्यादातर क्वेश्चन उसी सेट से पूछा जा रहा है। 2-3 साल से तो ये रीति बन गया है, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है कि इतना सुंदर नियम बना है कि किताब को आप इग्नोर कर देते हैं आराम से और ये सेट पराश्रित हो जाते हैं लास्ट में। तो सेट का मैं वीडियो बना दिया, इसको बढ़िया से बना लेना है, 2 बार 3 बार बनाएंगे, आपको दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट के